हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सैम्पल पेपर करेंगे सेकंड। और ये सैम्पल पेपर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है बच्चों। इस सैम्पल पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पैटर्न जिस तरह का आपका आ सकता है उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर है ये। तो चलिए आज हम ये सैम्पल पेपर शुरू करते हैं। इससे पहले सैम्पल पेपर एक जो है वो मैंने बना दिया है, ये सैम्पल पेपर दूसरा है, सेकंड है। तो मैं जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैम्पल पेपर 1 की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दूंगी। और साथ ही साथ ये जो सैम्पल पेपर 2 है इसके भी जो आंसर्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक जो है मैं सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से अपने आंसर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने कॉपी में कर सकते हैं। ये सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न के हिसाब से आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ये वीडियो जो है अपनी शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है 5 खंडों में विभाजित है आपका पेपर, ठीक है। और जो खंड का है यानी कि जो पहला खंड है उसमें 1 से 16 तक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि 1 नंबर के हैं। उसके बाद खंड 2 जो है उसमें 17 से 22 के 3 नंबर के प्रश्न हैं। खंड 3 जो है उसमें 23 से 26 जो कि 4 अंकों के हैं। खंड 4 में 27 से 31 यानी कि जो 5 अंकों के क्वेश्चन है। और खंड 5 जो है उसमें आपके 5 अंकों का मैप है जो कि 32A यानी कि इतिहास के 2 मैप आएंगे, आपके 2 क्वेश्चन के मैप आएंगे। और 32B जो ज्योग्राफी है उसमें 3 अंकों का आपका मैप वर्क पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज हम ये अपना जो सैम्पल पेपर सेकंड है इसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों ये जो 1 से लेके 16 नंबर तक के क्वेश्चन है इसको मैं क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगी, आपको सॉल्व करूंगी क्योंकि छोटे होते हैं, मैं आपको ऐसे वर्बली समझा दूंगी। उसके बाद जो 17 से 22 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न है उसके लिए हम फिर सीधे आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी हैं। वे एक विकसित देश है, ठीक है, इसको गौर करेंगे आप। विकसित देश है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता है, ठीक है। वहाँ पर औद्योगिकरण अच्छा है और प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं यानी उच्च शिशु मृत्यु दर है। उच्च मानव विकास सूचकांक है यानी कि जो HDI है वो वहाँ पर अच्छा है। और उच्च सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP वहाँ की बहुत अच्छी है। तो इसमें से कौन सी एक चीज़ है जो वहाँ की विशेषता है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट 1, 3 एंड जो 4 है ये अच्छी विशेषता है एक विकसित देश की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C यानी कि 1, 3 व 4 सही है। क्योंकि अगर विकसित देश है तो वहाँ पर उच्च शिशु मृत्यु दर नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका पॉइंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हुआ पॉइंट 1, 3 व 4, ओके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि एक ड्राइंग आप यहाँ पर देखेंगे, एक रूपक चित्र है। ये किसका चित्र है? ये कार्टून या जो भी ड्राइंग बनाई गई है वो किसका है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि एक पिक्चर दिखा देंगे और वो पिक्चर किसकी है या क्या मतलब है उसमें पिक्चर का, तो इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिक्चर है ये है जर्मेनिया की। जैसे आपके इंडिया में राष्ट्रवाद के समय भारत माता की जो तस्वीर थी, रूपक चित्र था, जिसके तहत उसको एक राष्ट्र की देवी माना गया, ठीक है। उसी तरीके से ये जर्मेनिया है जो कि जर्मनी में इसका रूपक चित्र जो है वो बनाया गया था, ठीक है बच्चों। तो ये जर्मेनिया है जो कि राइन नदी पर पहरा दे रही है तलवार के साथ, ठीक है, ये है जर्मेनिया। उसके बाद जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, टूटी हुई बेड़ियाँ किस चीज़ का प्रतीक होती हैं? तो टूटी हुई जो बेड़ियाँ हैं वो आज़ादी का प्रतीक होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। यानी कि जब प्राकृतिक आ गया तो वहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जो भी गतिविधि हो रही है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। और जब उसका विनिर्माण हो रहा है तो वो द्वितीय क्षेत्रक में आ रहा है। और जो क्षेत्रक अपनी सेवा दे रहा है वो तृतीय क्षेत्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य व असत्य बताना है हमको। बेल्जियम में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर सही है या सत्य है, क्योंकि बेल्जियम में डच भाषी लोग ज़्यादा थे लेकिन वो बहुत ऊंचे तबके के नहीं थे। जबकि फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो कम थे डच के मुकाबले लेकिन वो समृद्ध थे। अगला हमारा है, एक कोटेशन दिया हुआ है यानी कि एक संकल्पना दी है और उसका कारण दिया हुआ है। तो संकल्पना है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है,
ठीक है। इसका कारण है कि 1992 के संविधान संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। तो ये पॉइंट सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ओके, अगला है सही मिलान का चयन कीजिए। यहाँ पर एक पार्टी दी हुई है और उसका चुनाव चिन्ह दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है किसका चुनाव चिन्ह सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कमल है? नहीं बच्चों, उनका है हाथ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? नहीं, उनका कमल है। बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी है? हाँ, ये सही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साइकिल है? ये गलत है, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह है घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन हमारा सही है, तो वह है बहुजन समाजवादी पार्टी। ये सही है क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। अब अगला यहाँ पर दे रखा है, एक मिट्टी की हमें पहचान करनी है, उसके कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है वो कौन सी मिट्टी है। तो उस मिट्टी का रंग काला है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। कपास के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कपास की खेती के लिए वो मिट्टी बहुत अच्छी है, और उस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है, बच्चों को काफ़ी हद तक पता चल जाएगा ये क्या है, काली मिट्टी। ठीक है बच्चों, क्या है, काली मिट्टी। अगला है उदारीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है तो आप एक या दो लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो मैं PDF दूंगी उसमें से आप देख सकते हैं। अभी मैं ऐसे समझा देती हूँ। जो उदारीकरण होता है, जैसे कि सरकार द्वारा व्यापार पर जो भी गतिविधियां जो होती हैं उससे रिलेटेड, जो उस पर प्रतिरोध या जो भी उस पर रुकावटें होती हैं, जब सरकार उसको हटा देती है तो उसको उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में बताना है। तो वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन क्या देखता है कि सभी देशों के बीच में व्यापार सुगम तरीके से हो, और जो भी नियम कानून है उसी के दायरे में रह के कोई भी देश कानून व्यापार करे। अगला जो क्वेश्चन है, साख के औपचारिक स्रोतों का निरीक्षण क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर होगा इसलिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक केवल लाभ जो है वो सिर्फ व्यापारी और व्यवसायियों को नहीं दे रहा है, यानी कि लोन जो है वो बड़े लोगों को, अमीर लोगों को ही नहीं दे रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी लोन देना उतना ही ज़रूरी है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है जो अथवा में है, गरीबों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में क्यों कठिनाई होती है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो बैंक के पास अपना कोई सिक्योरिटी यानी कि समर्थक ऋणाधार, यानी कि जैसे कि भूमि है, मकान, गाड़ी आदि नहीं दे पाते, इसलिए बैंक उनको ऋण देने में आनाकानी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1960 और 1970 के दशक के बीच में अगर आप जो कृषि सुधार हुए थे, जिसमें HYV जो बीज हैं, सिंचाई के नए तरीके हैं, जो उर्वरक या खाद का प्रयोग किया गया इस समय, विशेषकर गेहूं और चावल की जो वृद्धि हुई थी वो बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से खेती में बहुत अच्छे सुधार हुए थे भारत में, इसलिए इसको हरित क्रांति बोलते हैं। उसके बाद हमारा अथवा में क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति को परिभाषित कीजिए। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन में जो बहुत वृद्धि हुई थी भारत में, उसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक तालिका दी हुई है, एक कॉलम है, उसमें आप देखेंगे कि नरेश जो है वो एक क्षेत्र में काम कर रहा है, जहाँ पर उसको कुछ हिंट दिए हुए हैं और हमें उस हिंट के अनुसार बताना है कि वो कौन से क्षेत्र में है। ठीक है, नौकरी की उसकी सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा उसको नहीं मिलती, काम के निश्चित घंटे भी नहीं है, यानी कि उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और काम के घंटे भी निश्चित नहीं हैं। तो इस तरीके से जो नरेश है वो कौन से क्षेत्र में आता है, संगठित या असंगठित। तो इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र में नरेश काम कर रहा है। ठीक है, हमारा अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12, राजेश के देश में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये बताइए कि वो लोकतांत्रिक देश में रह रहा है या अलोकतांत्रिक देश में। तो क्या विशेषताएं हैं, नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त अवसर भी दिए जाते हैं। तो जाहिर है, पता चल रहा है जब नागरिकों की समानता दिए जा रहे हैं, उनको उनकी गरिमा का ध्यान रखा जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए नीचे दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है, केंद्र या राज्य। तो विवाह, शिक्षा, जंगल, इन तीनों पे ही केंद्र भी कानून बना सकते हैं और राज्य भी। तो आंसर है केंद्र व राज्य दोनों।
अगला क्वेश्चन है दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो दल बदल में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है सिर्फ सीट पाने के लिए जब अपने दल को छोड़ के किसी और दल में चला जाता है या उस दल को छोड़ के फिर किसी और दल में चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं दल बदल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यदि श्रीलंका में सिंहली की जगह तमिल को राजभाषा बना दिया गया होता तो वहां जातीय तनाव नहीं होता? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर जहाँ पर श्रीलंका में हम देखेंगे सिंहली जो है वो ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पर एक तरीके से बहुसंख्यक साबित कर लिया और मनमानी की। अगर यही हाल तमिल का होता तो तमिल के जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को बहुसंख्यक समझते और फिर वो सिंहलियों पर अत्याचार करते। तो ऐसा नहीं कह सकते। जो ज़्यादा होता है संख्या में या जिसकी बोली जाती, जिसका कल्चर ज़्यादा चल रहा है या जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं, बहुसंख्यक है, वो दूसरे लोगों पर एक तरीके से मनमानी करते हैं, उनको तनाव देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जातीय तनाव हो जाता है। तो ठीक है, वहाँ पर अगर तमिल भी होता तो भी वहाँ पर जातीय तनाव अधिक होता। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं, भारत में पटसन उद्योग का व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए आप भारत के किस राज्य को चुनेंगे? तो भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा जो पटसन है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, इसलिए अगर हमें व्यापार करना होता पटसन का तो हम पश्चिम बंगाल को चुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं खंड ख की तरफ, जो कि हमारा 3 नंबर का प्रश्न है 17 से लेके 22 तक। तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करूंगी, इसके पीडीएफ जो है क्वेश्चन का और आंसर का दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और मैं सीधे चलती हूँ अब आंसर की तरफ। तो हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है, महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो बच्चों इसका मतलब है कि नमक की वजह से, यानी कि जो दांडी यात्रा की थी, नमक पे जो टैक्स लगा था उस दौरान जो उन्होंने दांडी यात्रा की थी, वो एक तरीके से एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उस समय कैसे उभरा। तो हमें दांडी यात्रा की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। तो जो नमक जो खाता है, हर व्यक्ति खाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्ति खाते हैं। तो अगर उससे अगर जोड़ा गांधी जी ने सबको, तो सभी उससे रिलेट हो गए। नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, क्योंकि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने कहा कि एक जो घरेलू जो नीड होती है हमारी, नमक, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो वो खाता है, तो अगर उस पर अगर आपने टैक्स लगाया तो एक तरीके से आप निचले तबके को या अमीर तबके को जो भी है उस सबको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने इस चीज़ को पकड़ा और सबके बीच में इस चीज़ को लागू किया, बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश नीतियां हैं वो कितनी दमनकारी है। वायसराय इरविन को लिखे गए खत में गांधी जी ने नमक कर को खत्म करने की मांग की थी। मांग नहीं माने जाने पर गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिया और समुद्र का पानी उबालकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके अलावा कोई और महत्वपूर्ण बिंदु है तो आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद अथवा में हमारा क्वेश्चन है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 में, असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे मंद क्यों पड़ने लगा? यानी कि जो असहयोग आंदोलन था वो धीरे धीरे शहरों में क्यों उसकी जो पकड़ थी वो कम हो गई? क्योंकि खादी का जो कपड़ा था वो मिल के कपड़े की अपेक्षा प्राय महंगा होता था। यानी कि गरीब तबके के लोग खादी जो कपड़ा है वो खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि खादी कपड़ा जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा, कॉस्टली होता था। खादी के कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबी से नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हुई। आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। चौथा पॉइंट है, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसके कारण विद्यार्थी व शिक्षक सरकारी विद्यालयों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। यानी कि जिस तरीके से जो विद्यार्थी और शिक्षक थे जिन्होंने बहिष्कार किया था, या जो वकील थे, सरकारी वकील, वो अदालतों में वापस जाने लगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, परंतु फिर भी किसान समृद्ध नहीं है, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। यानी कि भारत में इतने सारे लोग जो हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो किसान हैं वो गरीब है, मजबूर है, लाचार है, समृद्ध नहीं है। तो उसके क्या कारण है? पहला है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत कम है। सिर्फ
वर्तमान में अगर हम देखें तो सिर्फ 15% ही लगातार जो है वो बढ़ रहा है। और अगर हम इसका एवरेज देखें तो जो 15% ही दे रहा है हमारी जीडीपी में, और ये हर साल जो है वो घट रहा है। हरित क्रांति का लाभ कम ही किसानों को मिल पाया है। जो बड़े किसान हरित क्रांति से प्रभावित हुए थे वो समृद्ध भी हैं। जोतों के घटते आकार के कारण भी कृषि उतनी लाभकारी नहीं रही। आज भी नकदी फसलों की अपेक्षा ज़्यादातर किसान खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं, जिससे आय बहुत कम हो पाती है। ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से भारतीय किसान जो हैं वो समृद्ध नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां। भारत के शस्य प्रारूप पर एक नोट लिखिए। ठीक है, शस्य प्रारूप मतलब जो ऋतुएं आती हैं, जो हम फसल उगाते हैं उसकी बात हो रही है। तो भारत में 3 तरह की ऋतुएं आती हैं जिसमें हम फसल उगाते हैं। पहली है रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। ठीक है, रबी फसलों को शीत ऋतु में यानी ठंडी में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में अप्रैल जून में काट लिया जाता है। जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना जो है वो रबी फसलें हैं। खरीफ फसलों को मानसून के टाइम पर जब बारिश होती है तब बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट इत्यादि। और जायद फसलें कौन सी होती हैं? मैंने अपने सैंपल पेपर में बताया था, फर्स्ट सैंपल पेपर में। जायद फसलों को रबी व खरीफ ऋतुओं के बीच में गर्मियों में बोया जाता है, जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा इत्यादि। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। कथन का सत्यापन उचित उदाहरणों के माध्यम से कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि संसाधन जो हमारे देश में है उनका हमें विवेकपूर्ण तरीके से क्यों उपयोग करना चाहिए, उनको नियोजन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है, भारत में संसाधनों की उपलब्धता बहुत विविधता लिए हुए। यानी कि भारत के किसी देश में कुछ संसाधन पाया जाता है तो दूसरे राज्य में, भारत के किसी राज्य में कोई संसाधन पाया जाता है तो दूसरे राज्य में वो नहीं है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। कुछ ऐसे देश है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश, यहाँ पर देश की जगह प्रदेश आएगा। ठीक है, कुछ प्रदेश संसाधनों की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर हैं, जबकि कुछ प्रदेशों में संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड में कोयला है और लोहा अयस्क काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर इन चीज़ों की कमी है। या जो लद्दाख या राजस्थान जैसे इलाके हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग भारत के राज्यों में या अलग अलग इलाकों में अलग अलग संसाधनों जो हैं वो विविधता लिए हुए हैं। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में खनिज बहुत पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान में पावर और सौर ऊर्जा बहुत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक है, देखिए जो मैंने बताया वही उदाहरण यहाँ पर है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। यानी कि वो इंटर रिलेट है। कृषि और उद्योग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो उद्योग जो है वो कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर है। अगर आपको मशीन बनानी है, उद्योग में आप मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कच्चे माल क्या है वो कहीं ना कहीं से ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कपड़ा बनाना है, इंडस्ट्री आपने लगाई हुई है कपड़े की, तो उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा? कपास से ही आएगा। ठीक है, जैसे सूती वस्त्र का उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र का उद्योग हो गया, पटसन उद्योग हो गया, रबर, चीनी, चाय, ये सब अगर आपको इससे रिलेटेड उद्योग लगाना है तो आपको रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ेगा। उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएं, ये सब कहाँ से आएंगी? ये उद्योगों से आएंगी। यानी कि आप जब कृषि के लिए आपको किसी ट्रैक्टर या उर्वरक या कोई कीटनाशक की ज़रूरत है तो वो आपको उद्योगों से मिलेंगे। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों ने न केवल कृषि पैदावार को प्रोत्साहित किया बल्कि उत्पादन प्रक्रिया को भी सक्षम बनाया है। ठीक है, कोई और पॉइंट अगर आप रिलेवेंट पॉइंट लिखना चाहें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत में विगत कुछ वर्षों में 3 क्षेत्रकों के क्रियाकलाप में बदलाव आया है, परंतु यह बदलाव समान रूप से रोजगार के क्षेत्र में दृष्टिगोचर नहीं होता। कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो हमारे जो देश की जीडीपी में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है उसके बारे में उनका तीनों का कंपैरिजन हमें करना है।
तो हम देखते हैं कि 1971-72 में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा हो चुका है। लेकिन रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में भी आज भी सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। भारत के जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो 15% योगदान देता है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तृतीय क्षेत्रक से भी ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रचंड बेरोजगारी कृषि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें देखने को मिलती है। उसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभी सृजन नहीं हुआ है। अभी और अवसर प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में आने बाकी हैं। देश में आधे से अधिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सिर्फ 15% है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 3/4 है, परंतु ये आधे से कम लोगों का रोजगार प्रदान करते हैं। यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काफी लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में वो उतना अच्छा नहीं दे रहा है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वो है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि मेरे लिए विकास का लक्ष्य अलग है और आपके लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा, और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए जो बिल्डिंग बना रहा है तो उसके लिए वो विकास है, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास जो मार्केट लगी है उसको तोड़ा जा रहा है, तो उस मार्केट में काम करने वाले लोगों का विकास नहीं हो रहा, उनका पतन हो रहा है। तो वो उनके लिए दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ गए? चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं पहले एक बार। विकास में सभी लोगों की सोच जो है वो अलग अलग हो सकती है, और सभी लोगों की आकांक्षा और इच्छाएं भी अलग हो सकती हैं। कई बार दो लोगों या दो गुट के बीच में एक जैसी चाह रखते हैं, लेकिन विरोध हो जाता है। जैसे एक लड़की अपने भाई के बराबर आज़ादी और अवसर आदि की चाह रखती है, परंतु हो सकता है कि भाई को ये चीज़ें पसंद ना हो। इसी तरह ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, परंतु बड़े बांधों से कई लोगों की जो ज़मीनें हैं, उन बांध के आसपास जो नदियों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटना पड़ता है, जिसकी वजह से वो परस्पर विरोधी हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, और एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, यहाँ तक कि वे दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जो पॉइंट मैंने बोला वो लिखा हुआ है, तो एक का विकास दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। इसमें यही क्वेश्चन जो है आपका है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर अपनी तरफ से बना के भी बच्चों लिख सकते हैं, ओके। अब आता है हमारा खंड ग। खंड ग में आपको मिलेंगे अनुच्छेद, ठीक है, पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, समझना है, क्योंकि आंसर उसी पैराग्राफ में होते हैं और आपके एक तरह के फ्री के मार्क्स होते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस पैराग्राफ में से अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ये पैराग्राफ है, इसमें राजनीतिक दल से जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन फिलहाल अभी केंद्रीय सत्ता में है। यानी कि ऐसा कौन सा गठबंधन है, यानी कि कई सारी राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार, ठीक है, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो वो कौन सा गठबंधन सरकार है जो आज हमारे केंद्र सरकार में स्थापित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, तीसरा है वाम मोर्चा, और चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है यानी कि एनडीए जो जिसके आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जैसे भाजपा जो है अकेले जो है वो नहीं है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल उनके साथ मिले हुए हैं और उसको फिर हम एनडीए बोलते हैं। तो उसकी सरकार आज केंद्र सत्ता में है, तो एनडीए हो गया इसका आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। बहुत ईजी है, जब अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसका आंसर है नहीं, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है और अन्य छोटी छोटी पार्टियों को एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है
उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो भी पैराग्राफ में बातें कही गई हैं उसको छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, संक्षेप में लिखना है। तो जब किसी देश में अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय सरकार, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, ठीक है, भारत में बहुत सारे दल हैं जो केंद्रीय सत्ता में भी बैठे हैं और राज्यों में बैठे हैं। अनेक दल मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं, जैसे कि राजग यानी कि यूपीए, ठीक है। राजग मीन्स राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और यूपीए मीन्स संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अच्छा, अब अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला जो है बच्चों, ये आपके वैश्वीकरण वाले चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड अनुच्छेद है जिसको आप पहले रीड करेंगे। अब इसका क्वेश्चन है पहला, क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों? करेक्ट है ये, हाँ। फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड मोटर्स जो कंपनी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि कंपनी का विस्तार 26 देशों में है। यानी कि अपनी जो उसकी कंट्री है, देश जहाँ पे वो कंट्री, जहाँ पे जिस कंट्री में वो कंपनी स्थापित हुई है, उसके अलावा 26 अन्य देशों में भी ये कंपनी अपना व्यापार कर रही है, जिसमें से भारत भी एक है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई। दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया है? जब कोई विदेशी कंपनी किसी भी देश में फैक्ट्री, शेयर आदि धन में लगाते हैं तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। फोर्ड मोटर, अगला क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स भारत कब आई? ठीक है, फोर्ड मोटर भारत में 1995 में आई, ठीक है। फोर्ड की गाड़ियाँ होती हैं और ये 1995 में इंडिया में आए। अगला जो हमारा पैराग्राफ है बच्चों, वो है अर्थशास्त्र रिलेटेड है ये हमारा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, जोल्वराइन का क्या उद्देश्य था? जोल्वराइन का क्या उद्देश्य था? जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधे रखना जोल्वराइन था, ठीक है। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? ऑप्शन है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, समाजशास्त्र थे या वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर है ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। मुक्त आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? मुक्त आर्थिक व्यवस्था आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाता है, साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं को भी बढ़ाता है। इसे हम कहते हैं मुक्त आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से ही राष्ट्र बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से मजबूत होता है, उसके हितों की रक्षा होती है, ठीक है। अब हमारा जो 26 वाला जो अनुच्छेद है वो है सत्ता की साझेदारी चैप्टर से, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तर पर हो रखा है? पहला ऑप्शन है 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर या 4 स्तर पर। तो भारत का विभाजन जो है सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी का विचार क्यों सामने आया? यानी कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है बच्चों? ताकि इसलिए विचार आया कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। ये कैसे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक ही शक्ति जो है, वो एक ही जो सरकार है या जो एक ही राजनीतिक दल है, जब वो सत्ता पर आसीन हो जाता है तो वो मनमानी करने लगता है। इसीलिए राजनीतिक सत्ता का बंटवारा जरूरी हो गया, इसलिए सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। अगला है, लोकतंत्र में फैसले तुरंत नहीं लिए जा सकते, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं। लोकतंत्र में भी फैसले लिए जा सकते हैं और जल्दी लिए जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी तबकों का, जो विशेष वर्ग है उनका ध्यान रखा जाए, कोई किसी की अनदेखी ना हो जाए। इसलिए लोकतंत्र में फैसले थोड़ी देर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में भी फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं और उसे लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का सार लिखना है, उसको संक्षेप में लिखना है। तो सत्ता की साझेदारी सत्ता के वितरण पर बल देता है, यानी कि उसके विभाजन पर बल देता है, और इससे लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। चूंकि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, इसलिए उन्हें सत्ता में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण
एक सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। खंड ग जो है आ चुका है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन हैं 27 से 31। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, उसमें इटली का एकीकरण पढ़ना है, और ब्रिटेन का एकीकरण जो है वो किस तरह से दोनों के एकीकरण से डिफरेंट था उसके बारे में बताना है। तो अलग क्यों था, ठीक है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल नहीं थी, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था बल्कि एक आइलैंड था, और उसके आसपास जो है वो और भी आइलैंड थे, जैसे कि स्कॉटलैंड था, वेल्स था, आयरलैंड था। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, ठीक है, आयरिश। धीरे धीरे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और अहमियत सत्ता में वृद्धि हुई और वे बाकी लोगों पर एक तरीके से अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है और उसके आसपास ये वेल्स है या स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है, तो ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था, पैसा भी था, तो उसने इन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा और इन देशों को जो भी कल्चर था उसके ऊपर अपना कल्चर वो अपना हावी करने लगा। ठीक है, फाइनली 1688 में संसद ने राष्ट्रतंत्र से ताकत छीन ली। इसके बाद वहाँ की संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें सेंटर में कौन था, केंद्र में इंग्लैंड था। ओके, और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ 1707 में, और 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। ठीक है, इस तरीके से उसने अपने आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप देश थे उनको अपने कंट्रोल में, अपने प्रभुत्व में कर लिया। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अथवा में है, 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य को बताइए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, वियना संधि के बारे में बताना है हमें। तो जो वियना संधि थी वो 1815 में हुई थी, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। इन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था और वियना संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने अपने काल में किए थे उन सबको दोबारा से बदलाव कर देना, उस सारे नियमों को एक तरह से कैंसिल कर देना। वियना संधि की विशेषताएं क्या थी? पहला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भी बुर्बो राजवंश था उसको दोबारा सत्ता में लाया जाए। नेपोलियन के अधीन किए गए जितने भी क्षेत्र खो गए थे फ्रांस के, उसको वापस लाया जाए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस जो अपना विस्तार ना कर सके। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए और ऑस्ट्रिया को जो उत्तरी इटली का इलाका था वो दे दिया गया। इन सब परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य उन राजनीतिक तंत्रों की बहाली करना था जो नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिए थे। ठीक है, यानी कि जो जो चेंजेस भी नेपोलियन ने किए थे उन सारे चेंजेस को इन वियना संधि की विशेषताओं के माध्यम से चेंज किया इन देशों ने, जो उस समय वियना संधि में खास तौर पर थे, जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देश के विकास के लिए सत्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल ऋण यानी कर्ज आवश्यक है। कथन के समर्थन में उचित तर्क देना है। तो ऋण क्यों जरूरी है देश के विकास के लिए? कोई अगर ऋण लेता है तो वो एक अच्छा व्यापार करता है। ठीक है, आप सोचिए, क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऋण के द्वारा लोग अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। इससे व्यक्ति उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में सक्षम हो पाता है और अपनी कमाई बढ़ा लेता है। अगर आपको लगता है कि मैं एक व्यवसाय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक से लोन लेते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, आपको उसमें तरक्की मिलती है, तो फिर आप लोन चुका भी पाते हैं और आपकी भी तरक्की हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ऋण के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और रोजगार बढ़ता है। ऋण के सस्ता होने से कर्जदार की बचत बढ़ती है और उसकी आय में भी वृद्धि होती है। कई बार ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इस कारण जो कर्जदार है या जो ऋण ले रहा है वो इस जाल में फंस जाता है। अगर ऋण महंगा होता है तो संभव है कि लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएंगे, कि वो ज़्यादा भारी भरकम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इसलिए वो लोन नहीं ले पाएंगे। इसलिए लोन लेने के लिए इंटरेस्ट यानी कि जो भी इंटरेस्ट लगा रहा है बैंक, वो ठीक होना चाहिए, जिससे कि लोग आगे बढ़कर लोन ले सके और व्यापार कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा में है,
बैंकों में जमा की गई धनराशियां जमाकर्ता के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी हितकर हैं, कथन की जांच कीजिए। यानी कि जो बैंक में आप पैसा रखते हैं वो किस तरीके से बैंक के लिए भी सही है और लोगों के लिए भी सही है, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो जो बैंक है लोगों का खाता खोलकर उसमें राशि जो है वो जमा करता है, पैसा जमा करता है और उस पर इंटरेस्ट देता है। लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकालने की भी सुविधा होती है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को लोन देने में यूज करता है और उससे जो उसे इंटरेस्ट मिलता है उससे बैंक को आय होती है, सरकार को आय होती है। इससे आर्थिक गतिविधियां जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार इतिहास व साहित्य, लोक कथाओं व गीतों, चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ? यानी कि किस तरीके से लोकगीतों ने, साहित्य ने, रूपक चित्रकों ने जो भारत में राष्ट्रवाद था उसको बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूपक चित्रों में सबसे पहले आता है भारत माता की तस्वीर, ठीक है, जिसको लोगों ने भारत माता समझा और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई। भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, ठीक है। बाद में उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा। ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को बनाया, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रवाद के विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भी आए। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से आंदोलन मजबूत होता है, लोगों के बीच में अपनेपन का या राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता है। राष्ट्रवाद की भावना के लिए प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया गया, तिरंगे झंडे का सहारा लिया गया, भारत माता की तस्वीर का सहारा लिया गया, लोकगीतों का सहारा लिया गया, कथाओं का, साहित्यों का सहारा लिया गया, कविताओं का सहारा लिया गया, जिससे कि भारतीय लोगों के बीच में सामूहिक अपनेपन का प्रसार हुआ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में विकेंद्रीकरण ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करने में सहायता की है, कथन का मूल्यांकन उदाहरणों के साथ व्याख्या करनी। यानी कि जो भारत में विकेंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ, उससे लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत हुआ, इसके बारे में बताना है। तो 1992 में संविधान संशोधन किए गए और विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर निगम की स्थापना की गई। स्थानीय सरकारों की ये व्यवस्था दुनिया की लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग साबित हुआ। नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। कि भारत जैसे विशाल देश में इतने लोग हैं, तो यहाँ पर जब विकेंद्रीकरण किया गया सत्ता का, तो 36 लाख लोगों का जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, सिर्फ नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के चुनावों में। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इन संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया गया है, जिससे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ मजबूत हुई है। अनुसूचित जाति, जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है। स्पष्ट है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड है ये। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं से होती है वे सभी आसपास उपलब्ध नहीं होती, बल्कि इनके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें बच्चों परिवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हैं वो परिवहन के माध्यम से ही हम ला सकते हैं। वस्तुएं एवं सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए परिवहन का सहारा लिया जाता है। यानी कि मार्केट में जो चीज़ बनी है, ठीक है, फैक्ट्री में बनी, उसे मार्केट में लाना है, फिर मार्केट से उसे आप घर में लेके आते हैं, उसके लिए तो आपको फिर परिवहन की ज़रूरत ही पड़ती है। जो लोग इन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे होते हैं वो आने जाने के लिए परिवहन का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों की सहायता से ही संभव हो पाया है। देखिए, शहरों में जो चीज़ें हैं या जो गांव में चीज़ें हैं, गांव से शहर की पहुंच या शहर से गांव की पहुंच है वो परिवहन के माध्यम से ही हो पाई है।
अगला पॉइंट है परिवहन व संचार साधनों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न हुए हैं। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे से रिलेट होते हैं तो वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो हम एक दूसरे से रिलेट कब होते हैं? जब परिवहन जुड़ता है, सड़कें होती हैं, परिवहन के माध्यम से या रेल मार्गों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। तो इस कारण से परिवहन को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो हमारा है वो है मैप वर्क। खंड 5 आ गया है हमारा, मैप वर्क है। तो मैप वर्क में आपको भरना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें भरना है हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे मैप के। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सूती मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो सूती मिल मजदूरों के लिए जो सत्याग्रह किया था वो है अहमदाबाद। ये रहा यहाँ पर अहमदाबाद और एरो लगा के ये लिखा हुआ अहमदाबाद। उसके बाद दूसरा है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था चेन्नई में, यानी मद्रास, उस समय मद्रास था। ये रहा मद्रास। ठीक है, मैंने डॉट लगा दिया और ये लिखा वहाँ पे मद्रास। ठीक है बच्चों, अगला जो है हमारा वो अब ज्योग्राफी का होगा। तारापुर नाभिकीय संयंत्र, तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में है। ये रहा महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध यहाँ पर उत्तराखंड में, ये रहा टिहरी बांध और बाहर आपने इसको लिख दिया एरो करके। हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हैदराबाद में ही होगा। ये रहा हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सलेम लौह एवं इस्पात संयंत्र, अब आ जाइए तमिलनाडु में, सलेम लौह इस्पात संयंत्र। ये रहा, ये मैं बड़ा करके लिख रही हूँ लेकिन आप छोटा पॉइंट लगाएंगे और उसको लोकेट करेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सब जानते हैं दिल्ली में है। ये है दिल्ली, छोटा सा है, उसके बीच में आप भरेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, ये लिखा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये मैप वर्क भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा सैम्पल पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको सैम्पल पेपर, ज़रूर बताइएगा। इसके जो आंसर्स हैं आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर मैं आपको जो PDF है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और आंसर्स भी वहाँ देख लीजिएगा। और सैम्पल पेपर 1 के जो क्वेश्चन और आंसर है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF लिंक वहाँ पर डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो जो है वो सेकंड सैम्पल पेपर की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आगे पहुँचाइए मेरी इस वीडियो को, ताकि मैं और वीडियो लेके आऊँ, बनाऊँ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो मेरा चैनल है एडू कलर्स, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।